जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे इतिहास सीरीज को जो है। सबसे पहले तो आप सभी का न्यू सृजन एकेडमी में स्वागत है। और हम लोग आज से इतिहास पढ़ने पढ़ेंगे जो है, ठीक है। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वहाँ से शुरू करते हैं और क्रम से सभी चीज़ों को देखते चलेंगे जो है। और जो हमारा फोकस होगा वो मेनली जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो RO हो, UP PCS हो, और भी जो जितने भी राज्य के PCS एग्ज़ाम होते हैं, MP PCS है, उत्तराखंड भी है जैसे नेक्स्ट मंथ जो है, तो इन सभी को हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास के कैसे कैसे विकास हुआ इतिहास का। इतिहास का विकास चार्ट। इतिहास का विकास चार्ट। सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। उसके लास्ट में फिर आएगा आपका ऐतिहासिक काल। अच्छा, इनको 3 क्रम में बांटा गया है जो है। तो बांटने के पीछे जो आधार है वो है मेन जो अवशेष छोड़े गए हैं जो है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में क्या है, कोई लिपि नहीं है जो है। तो इस काल में जो है मूलतः जो पुरातत्व है, खोजें हुई हैं, तो उन पे ही हमको निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इसको इतिहास के पहले हो जो प्रागैतिहासिक बोला गया है जो है। तो कोई लिपि नहीं है इस समय। कोई लिपि नहीं। तो हमारी निर्भरता मूलतः पुरातात्विक स्रोतों पर ही रहती है। पुरातात्विक स्रोतों पर ही। अच्छा, इसको आद्य ऐतिहासिक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें पुरातात्विक भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। इसमें कोई साहित्यिक नहीं थे। साहित्य का मतलब जो कुछ लिखित में मिला हो जो है। इसमें साहित्यिक भी हैं और पुरातात्विक भी। लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य इसमें मिले हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका जो है। जो लिपि इसमें मिली है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो उसमें भी मुख्यतः जो निर्भरता रह जाती है इस पर ही है जो है। अब आगे हो सकता है कि ये जो लिपि मिली है इसमें वो पढ़ ली जाए जो है। इस पे काम कर रहे हैं जो भी इतिहासकार हैं।
वो ऐतिहासिक काल में वो है जो उपलब्ध हैं सारी चीज़ें। इसमें तुम्हारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल से, जो इतिहास के भी पहले का है, जो है कुछ जिसकी रिटर्न में जो है नहीं मिलता हमारे हमारे लिए पढ़ने के लिए जो है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे। प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं दो उसमें पार्ट में। पहला आपका आएगा पाषाण काल, और दूसरा होगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल को फिर से हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, और नवपाषाण काल। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, पाषाण काल में आग की खोज की गई। इसको हम लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आग की खोज सर्वप्रथम पाषाण काल में ही हुई है। इसके पहले इंसान आग के बारे में नहीं जानता था। पूरा पाषाण काल को फिर से जो है इन 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ये। बोलते हैं आरंभिक पुरापाषाण, आरंभिक या निम्न। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, और ये है आपका उच्च पुरापाषाण। उच्च या उत्तर भी बोलते हैं इसको, उच्च या उत्तर पुरापाषाण। तो ये जो है सबसे पहले इतिहास के विकास में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आएगा, जिसमें जो निर्भरता हमारी है वो केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही है। इसमें कोई साहित्यिक स्रोत हमको नहीं मिले हैं जो है। तो जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी असल में पत्थरों के हैं जो है, आगे हम लोग देखेंगे। इसीलिए इसका नाम जो हुआ है ना, वो पाषाण काल नाम रखा गया है, क्योंकि जो स्रोत मिले हैं हमको उस पत्थरों के औजार हैं जो है, ठीक है ना। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि साहित्यिक स्रोत जो हैं वो असल में वो कुछ मोहरें, बर्तन वगैरह ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ है, लेकिन जो लिपि भी है इनकी, जो पिक्टोग्राफ के फॉर्म में है,
चित्रात्मक लिपि है, बहुत सारी मोहरें मिली हैं, लेकिन उस पर जो चित्र बनाए गए हैं या जो आकृतियां हैं उनको अभी डिकोड नहीं किया जा सका जो है इतिहासकारों के द्वारा। तो इसलिए इसको साहित्यिक स्रोत में अभी तक तो नहीं है शामिल जो है, आगे होता है तो वो भविष्य की बातें हैं। और बाद में इतिहास काल में हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत जो है यहाँ से आपका वैदिक काल से शुरू हो जाएगा ये, क्योंकि वैदिक काल में ऋग्वेद सर्वप्रथम जो है वो तो उपलब्ध भी है, पढ़ा भी जा रहा सारी चीज़ें। तो साहित्यिक स्रोत जो मिला है सबसे पहला वो हमारा ऋग्वेद हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे क्या है इसमें प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग जो है सबसे पहले पाषाण काल जो है कहा गया है। पाषाण काल क्यों कहा गया? क्योंकि जो इसमें जितने भी उपयोग की वस्तुएं हैं वो मुख्यतः पत्थर की हैं जो है, कोई धातु ज्ञान नहीं था इनको, और खानाबदोश जीवन था जो है। सबसे पहला तो है आग की खोज इन्होंने की, और दूसरा जो तथ्य है इसका वो था इनका खानाबदोश। खानाबदोश जीवन यापन। खानाबदोश का मतलब कि ये खाने भोजन की खोज में ही भटकते रहते थे, उस भोजन को जुटाना, जंगली जानवरों को मारना जो है, और जो वृक्ष होते हैं उससे फल फूल तोड़ के खाना, यही इनका जो है। तो इसको खानाबदोश जीवन कहा गया है जो है, कोई स्थायी जीवन नहीं था। पेट भर गया उसके बाद अपना जो भी वृक्ष होते हैं, गुफाएं होती हैं, उनमें अपना विश्राम करना जो है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो है उस इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आरंभिक और मध्य पूरा पाषाण और उत्तर पूरा पाषाण काल जो है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, जो इसका वर्गीकरण किया गया है, एक चीज़ जो है, इनका जो वर्गीकरण है, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इसका आधार क्या है जो है, किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, किसे हम पूरा पाषाण काल कहें, किसे नव पाषाण, इसका कोई आधार तो होगा। तो जो वर्गीकरण का आधार है इनके, वो है वर्गीकरण का आधार पत्थरों के औजार। पत्थरों के औजार, दूसरा आपका है ऋतु परिवर्तन। दूसरा है आपका जलवायु। जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का जैसे कि हम लोग देखेंगे, जब पूरा पाषाण काल का जो ये समय है, यहाँ से हिमयुग की शुरुआत होती है, और नव पाषाण काल आते आते हिमयुग अपनी समाप्ति पे जो है आ जाता है। तो इतिहासकारों ने इसको जो आधार है इनके डिवीजन का, वो मुख्यतः जो है 2 बेसिस पे किया है। पहला तो हमारे पत्थरों के जो औजार मिले हुए हैं विभिन्न नदी घाटियों से जो है उनका, वो दूसरी चीज़ है जलवायु परिवर्तन जो है। चलिए हम लोग अध्ययन में आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल के जो इनको 3 जो सब पार्ट हैं, इसको जो है देखने का प्रयास करते हैं। पूरा पाषाण काल को 3 उसमें डिवाइड हम लोग ने किया था, आरंभिक,
आरंभिक पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, और उच्च पूरा पाषाण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरंभिक पूरा पाषाण काल को। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हुई हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं, तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका जो काल है वो बेसिकली बताया गया 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का काल निर्धारण में इसका जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। देखिए, ये बहुत सारा इसमें डाउट है, जो बहुत सारी किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन ये जो लिया है वो बेसिकली एनसीईआरटी से है जो है। कभी क्वेश्चन पूछता नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी एक समझ के लिए दे दिया है कि एक समझ आपकी जो है। अच्छा, इस समय आरंभिक पूरा पाषाण काल का जो टाइम है, इसमें जो औजार मिले हैं हमको, जो वो कौन कौन से थे, ये नाम कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें है टेबल, चापर, चॉपिंग। टेबल एक प्रकार से होता है जो नदियों में बड़ी कोई चट्टान हो, जैसे बहते बहते वो घिस जाती है और चारों ओर से एक अंडाकार और चिकनी हो जाती है जो है, तो उसको एक प्रकार से पेबुल कहा गया है। जो नदियों में बह के, नदी किनारे बहुत सारे मिलेंगे आपको जो है, छोटे बड़े आकार में, और उन्हीं से ये दोनों औजार बनाए गए हैं। चापर और चॉपिंग जो है पेबुल से ही बनाए गए हैं ये। इन्हीं इसी में शेप देके धारदार बना देते हैं, उन्हीं के नाम है ये चापर और चॉपिंग। कुल्हाड़ी, बिदारणी वगैरह ये सब मिला है इसमें। कुल्हाड़ी हैं सारे पत्थर के ही, लेकिन कुल्हाड़ी, बिदारणी, बिदारणी जो है नुकीला प्रकार से चीर फाड़ करने के लिए जो प्रयोग होता था। कुल्हाड़ी, बिदारणी, खंडक, खंडक मतलब मारने के लिए जो है। खंडा हम लोग देखते होंगे जो मकान बनता है आज के समय में, बस उसी तरह से आप समझ सकते हैं, उसी आकार का एक जो है छोटा, जो दूर से फेंक के जानवरों को मारा जा सके जो। तो ये यहाँ के मुख्य औजार। अच्छा, औजार ये मिले कहाँ पे हैं, ये हम लोग को देखना है। स्थल, तो एक चीज़ कॉमन है इस समय कि जो नदी घाटियाँ हैं जो है, नदी के किनारे वाले क्षेत्र हैं, वहीं पे ये सारे औजार हमको मिले हुए हैं। क्योंकि उस समय कोई, क्योंकि नदी में ही जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे, तो वहाँ शिकार करना आसान होता था इनके लिए जो है, और ख़ुद भी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा आपको। तो अपनी भी पानी की जो है, कोई कुआं तालाब इस तरह के उस समय होते नहीं थे। जो तालाब होंगे भी जो प्राकृतिक, जो आज की तरह नहीं है, कहीं भी हम लोगों ने मशीन से खोद के जो है निर्मित कर दिए। तो जो स्थल है इसका, वो मुख्यतः जो है दो घाटियां हैं। एक तो पंजाब पाकिस्तान वाला, वो सोहन घाटी है। सोहन घाटी सर्वप्रथम जो यहीं से इनकी जो औजार मिले हैं वो सोहन घाटी से मिले हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है सोहन सभ्यता भी पड़ जाता है।
जो आरंभिक पुरापाषाण काल है, इसको सोहन सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा आपका जो है थार मरुभूमि है, जो आज का जो राजस्थान में पड़ता है, वो क्षेत्र भी, वहाँ से भी औजार मिले हैं। और आपका जो है मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी है, वहाँ से भी जो है ये सारे औजार हमको मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी। अच्छा, इसका जो काल है उसको 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व, और इसका हम लोग मानते हैं 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत लेते हैं। ठीक, सोहन घाटी और मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी, ये जो है यहाँ से जो औजार मिले हैं, दो घाटियाँ प्रमुख हैं। बाकी था रेगिस्तान, जो आज जहाँ पे है, रेगिस्तान उस समय नहीं था, वहाँ तो उस समय बहुत सारी नदियाँ, सभ्यताओं का विकास हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है। तो अच्छा, इस यहाँ पे एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो खोज हुई है वो है आपकी भीमबेटका की गुफाएं, जो है, जो रायसेन जिला है बिरसा के पास में, वहाँ से, एमपी में पड़ता है ये रायसेन। रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। इसमें खोज हुई है भीम बैठका, भीम बैठका गुफा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है असल में। ये हमको बताता है कि प्रारंभिक काल में भी, जो पुरापाषाण काल था, उस समय भी लोगों के अंदर एक सृजनात्मक क्षमता थी, जो है। तो होता क्या था ना, कि जो बरसात का समय था, उस ये ऋतु प्रवास के समय गुफाओं का उपयोग करते थे ये लोग, जो है आरंभिक पुरापाषाण कालीन लोग। तो इसके अंदर बहुत सारे हमको चित्रकारी मिली है, जो है भित्ति चित्र मिले हैं, दीवारों पे उकेरे गए हैं पत्थरों से, जो है उस कलर भी हैं। और ये लगभग पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च, तीनों के तो हैं ही हैं। और लास्ट तक हम लोग चलेंगे तो ये नवपाषाण काल तक के सारे उसमें भित्ति चित्र पाए गए हैं, जो है भीमबेटका गुफा, जो है। अच्छा, इसकी जो खोज वो किसने की, वो की थी BS बांका, बांका करने की थी इसकी खोज, जो है 1953 है, जो है इसकी खोज 1957 में हुई है, BS बांकाकर द्वारा 1957 में। और इसे आगे चलकर 2003 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर, विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थल यहाँ का माना गया है, जो है। चलिए अब हम लोग चलते हैं मध्य पुरापाषाण काल की तरफ, जो है इसमें देखेंगे कि आगे क्या है। मध्य पुरापाषाण काल। अब इसमें जो औजार मिले हुए थे आपके आरंभिक पुरापाषाण काल में, इसमें उसमें और फलकों का विकास हुआ, जो है इनको और ज़्यादा आकर्षक बनाया गया इन औजारों को, जो है
तो फलक का विकास हुआ। फलक, फलक का विकास। फलक का मतलब होता ये इस तरह से, ये जो साइटें होती हैं ये फलक हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम है फलक संस्कृति। फलक संस्कृति के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसका जो काल निर्धारण है वो देख ही लिए हैं, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक का माना गया है। इसमें जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ से हमको आरंभिक जो औजार प्राप्त हुए हैं, वो स्थल कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। जो है पहला तो हमारा है नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी के जहाँ जहाँ से निकली हुई है उसके दोनों किनारों पे हमको जो औजार मिले हुए हैं इस काल सब इस समय के। और दूसरा है हमारी तुंगभद्रा घाटी जो है, पहला हमारा हो जाएगा नर्मदा, दूसरा तुंगभद्रा नदी। ये कृष्णा की सहायक है। तो यहाँ से जो है ये औजार मिले हैं दो घाटियों से। जो है कौन कौन से औजार हैं इसमें हम लोग देखेंगे। जो है इसमें हमने बताया जैसे कि फलक, फलक, छेदनी और भेदनी, ये मुख्य औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी दोनों दोनों नदी घाटियों से प्राप्त हुए हैं। जो है तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इतना ही दो तीन फैक्ट था। जो है हम लोग चलते हैं उत्तर पुरापाषाण काल की ओर। जो है मध्य के बाद आएगा हमारा उत्तर पुरापाषाण। उत्तर पुरापाषाण काल, जो कि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक, उत्तर पुरापाषाण काल। तो उत्तर पुरापाषाण काल की जो देखेंगे कि यहाँ पर दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी। एक तो जो हिमयुग शुरू हो रहा था, हमने बताया था कि जो इसका काल विभाजन हुआ है, कैसे विभाजित किया गया है इनको, कि ये आरंभिक है, ये मध्य है, ये उत्तर है। जो है तो वो हिमयुग की शुरुआत में हो रहा था हमारा आरंभिक पुरापाषाण युग, और यहाँ तक आते आते उत्तर पुरापाषाण तक हिमयुग अपनी समाप्ति की ओर है। हिमयुग की समाप्ति। हिमयुग की समाप्ति होती है, होमो सेपियंस का उदय होता है यहाँ पे। होमो सेपियंस का उदय। ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो। एक और है आपका इसमें चकमक उद्योग की स्थापना। जो आग की खोज हम देख रहे थे ना कि पाषाण काल में आग की खोज हो गई है,
तो चकमक उद्योग जो है, चूँकि आग जलाने का कोई औजार तो था नहीं उस समय जो है, तो चकमक होते हैं बहुत चिकने पत्थर जो है, नदियों के किनारे पाए जाते हैं, वहीं से लोग बीन के लाते होंगे, या पहले तो बीनते होंगे, बाद में बनाना शुरू कर दिया, उसी को उद्योग का नाम दे दिया इन्होंने। तो पहले दूसरा क्या है इसमें, चकमक उद्योग की स्थापना, जो मुख्यतः आग जलाने के लिए उपयोग होता था, ये पत्थर का है चकमक उद्योग। ये भी हमारा उत्तर पुरापाषाण काल में ही स्थापित होता है, चकमक उद्योग की स्थापना। तो पहला हमने देखा कि हिमयुग की समाप्ति, होमो सेपियंस का उदय और चकमक उद्योग की स्थापना। और बहुत सारे इसमें भी औजार मिले हैं, जैसे सल्क है, फलक है, खुरचनियाँ हैं, ये यहाँ पे औजार भी हमको देखने को मिलते हैं। सल्क, फलक चूँकि पहले से ही चला आ रहा है, फलक, खुरचनियाँ, ये यहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। तो लगभग हम लोगों ने देख लिया तीनों पुरापाषाण काल को। हम लोग देखते हैं मध्यपाषाण काल जो है। मध्यपाषाण काल को मध्यपाषाण काल, अच्छा अभी तक क्या था कि इसमें मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक आखिर तक का जीवन जी रहा था, लेकिन इसमें एक चीज़ नई जुड़ जाएगी, वो है पशुपालन। आखिर तक अभी भी है जो है, लेकिन पशुओं को पालना शुरू कर देता है यहाँ पे जो है। तो आखिर तक एवं पशुपालक, अच्छा इसका जो काल निर्धारण है वो मानते हैं 10,000 से 5500 ईसा पूर्व। आखिर तक एवं पशुपालक जो है, वो सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया इन लोगों ने, वो बनाया कुत्ते को, कुत्ता। कुत्ता सबसे प्राचीन जो है, सबसे पहले पाला गया जो है। अच्छा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे कौन कौन से हैं जो है। तो मुख्यतः दो स्थल यहाँ पे जो औजार मिले हैं, हाँ वो दो स्थलों से मिले हैं। एक तो बागौर है और दूसरा है हमारा आजमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजस्थान का बागौर, बागौर राजस्थान में पड़ता है ये, और दूसरा हमारा आदमगढ़, ये पड़ता हमारा मध्य प्रदेश में। ठीक, अच्छा इस समय जो औजार मिलेंगे मिलना शुरू होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे औजार बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, ताकि आसानी से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। छोटे औजारों का चलन, छोटे औजारों का प्रयोग शुरू, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ बोलते हैं इन औजारों को। छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया इस काल में।
इसमें भी भीमबेटका जो गुफा 1957 में जो खोजा गया था बी एस बाहाकर द्वारा, उसमें इस काल के भी जो है बहुत सारे भित्ति चित्र मिले हैं जो मध्यपाषाण कालीन हैं जो है। उसमें तीनों काल के मिले हैं, मध्यपाषाण कालीन भी, नवपाषाण कालीन भी मिले हैं जो है। इसलिए जो बेलन घाटी है ना, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक। वो आगे हम देखेंगे बेलन घाटी। मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी। बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक क्या होती है? जिसमें बहुत सारे जो टाइम पीरियड के औजार है या जो वस्तुएं मिली हों हमको जो है, तो उसको हम लोग टेक्स्ट बुक बोलते हैं जो है। विभिन्न जो परिवर्तन हुआ है समयांतराल में, जैसे कि मध्यपाषाण काल, उसकी जो संक्रमणकालीन जो परिवर्तन की जो संक्रमणकालीन अवस्थाएं होती हैं, वो भी वहाँ से हम लोग को साक्ष्य मिले हों। एक ही जगह से बहुत सारी वस्तुओं का मिलना जो है, बहुत सारे कालों का, संक्रमणकालीन अवस्थाओं का पाए उनके साक्ष्य होना, और बहुत सारे जितने भी वस्तुएं हैं एक लंबे कालक्रम में जो है, उन सभी वस्तुओं का पाया जाना बेलन घाटी में, उसे प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक की श्रेणी में डाल देता है जो है। ये पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस जो है, जो अभी सिलेबस में नए जो पेपर ऐड हुए हैं उसमें पूछा गया है क्वेश्चन जो कि बेलन घाटी, क्या वजह है बेलन घाटी को प्रागैतिहासिक टेक्स्ट बुक कहा जाता है जो है। तो उसके यही है कि जो पाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल, जितने भी औजार मिले हैं बहुत सारे जो है, वो यहाँ से बेलन घाटी से मिले हैं हमको जो है। और संक्रमणकालीन जो अवस्थाएं थी इसमें जो है परिवर्तन का एक साक्षी रहा है ये, इन तीनों कालों का जो है, तो इसलिए इसको टेक्स्ट बुक की श्रेणी में रखा जाता है इतिहासकारों द्वारा। अच्छा, और क्या जो इसमें महत्वपूर्ण है मध्यपाषाण काल में? तो यही थी तीन चार चीज़ें। कुत्ता, एक जो पशुपालन शुरू हुआ इन्होंने, बाघ और आदमगढ़ यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण स्थल हैं, और छोटे छोटे औजार और बेलन घाटी से सब हमको प्राप्त हुआ है जो है। हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। नवपाषाण काल। इसका जो पीरियड है वो 5500 ईसा पूर्व से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक को मानते हैं। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है ये माना गया मोटे तौर पर। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे प्राचीन स्थल है वो है मेहरगढ़ जो है, लगभग 7000 से 5000 का माना जाता है भारतीय संदर्भ में। तो मेहरगढ़ यहाँ का, और मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमको यहाँ से। जहाँ पर गेहूँ, गेहूँ के कुछ साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से।
और भी बहुत सारे स्थल हैं, पूर्वी भारत में भी मिले हुए हैं, दक्षिण भारत में भी हैं। जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो पूरे भारत में इनके बहुत सारे अवशेष मिले हैं। और जो पत्थर का उपयोग अभी तक हो रहा था, इसमें पत्थर आ जाएगा पॉलिशदार। पॉलिशदार पत्थर का, पॉलिशदार पत्थर के औजार, जो कुल्हाड़ियाँ मिली हैं इस समय वो पॉलिशदार पत्थर की। इन्हीं कुल्हाड़ियों के बेस पे जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पश्चिमी स्थल हैं कुछ, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी जो है। तो इसको हम लोग देखेंगे, अलग अलग जो है अलग अलग शेप की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं तीनों जगहों से जो है। बहुत सारे स्थल हैं, मेहरगढ़ भी है जैसे कि, और विंध्य के उत्तर जो है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, इसके उत्तर में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं जो लगभग 5,000 ईसा पूर्व के हैं यहाँ के। उसके बाद आपका जब दक्षिण भारत में जाएंगे जो है, तो वहाँ पे भी नवपाषाण कालीन स्थल मिले हैं जो नवीन है तुलनात्मक रूप से। वो लगभग 2500 ईसा पूर्व का काल उनका जो है माना गया है। और सबसे जो नवीन स्थल हैं वो है पूर्वोत्तर के जो है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के उसमें रखा जाता है टाइम पीरियड में। हम लोग देखेंगे जो है कि जो डिवीज़न हुआ है इनका वो किन आधारों पर हुआ है, कितने हिस्सों में हुआ है जो है। तो इनको जो है 3 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, 3 क्षेत्रों में। तीन क्षेत्र, पहला कौन सा हो जाएगा, जो औजारों के प्राप्त हुए हैं यहाँ से, उस आधार पर इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पश्चिमी है, उत्तरी पश्चिमी। दूसरा तुम्हारा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी। और आपका दक्षिणी। भारत के 3 हिस्सों से इनको। अच्छा, उत्तरी पश्चिमी में जो औजार मिले हैं उनकी क्या खूबी है तो यहाँ पे मिली हैं वक्रधार की आयताकार कुल्हाड़ियाँ। वक्रधार की आयताकार आयताकार कुल्हाड़ी। उत्तर पश्चिमी हिस्से में प्राप्त हुई है हमको। उत्तर पूर्वी में जो मिली है वो है पॉलिशदार आयताकार, पॉलिशदार आयताकार। और पकड़ने के लिए इसमें दस्ता भी बनाया गया है, दस्ता कह लीजिए या हत्था कह लीजिए। पॉलिशदार आयताकार दस्तायुक्त कुल्हाड़ी। ठीक। जो दक्षिणी हिस्सा है भारत का, उसमें मिली हैं अंडाकार कुल्हाड़ियाँ। अंडे के शेप जो होता है ना, उसे इन्हीं कुल्हाड़ियों के जो मिलने का क्रम है, इसी आधार पे जो नवपाषाण काल को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा है इतिहासकारों ने। अंडाकार कुल्हाड़ियाँ। अंडाकार कुल्हाड़ी है, इनका भी हत्था नुकीला है जो है, हत्था इन्हें पकड़ने के लिए इसमें भी है जो है। तो ये 2-3 चीज़ें हम लोगों को देखी जो है नवपाषाण काल में, कि पत्थर के औजार उपयोग अभी भी हो रहा है, लेकिन ये कैसे हैं, पॉलिशदार हैं। और 3 क्षेत्रों में इन औजारों के आधार पे कुल्हाड़ियों का जो शेप है जो है, शेप के आधार पे इनको डिवाइड किया गया है जो है। और मेहरगढ़ से
मतलब इस समय आते आते कृषि करना शुरू कर देते हैं, जो सामुदायिक बस्तियों में रहना शुरू हो जाएगा इस काल में। तो ग्रामीण सभ्यता का उदय भी यहीं से मान सकते हैं हम। अच्छा, पहिए का जो है जो चलन है वो भी यहीं से होता है, पहिए का। पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण कालीन समय से ही शुरू हो जाता है जो है। अच्छा, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ पे कुछ स्थल मिले हैं। एक सबसे पहला तो है बुर्जहोम, जहाँ पे गर्तावास पाया गया है बुर्जहोम में। नवपाषाण काल में बुर्जहोम एक महत्वपूर्ण स्थल हमको प्राप्त हुआ है, जो कहाँ पे है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भारत का, यानी आज का श्रीनगर जहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास ही ये मिला है बुर्जहोम, जहाँ पे क्या मिला है, गर्तावास के साक्ष्य हमको, मतलब ज़मीन के अंदर घर बना के रहने के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं बुर्जहोम से। और दूसरा एक स्थल मिला है यहाँ पे हम लोगों को, वो है चिरांद, बिहार में है जो है चिरांद। चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ से बहुत सारे हड्डियों के जो है वो औजार मिले हैं। तो पत्थर के तो अभी चल ही रहे थे, यहाँ से जो है हड्डियों के औजारों के साक्ष्य बहुत सारे प्राप्त हुए हैं हमको। ये क्वेश्चन नवपाषाण काल से पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा यहाँ से बदलाव आना शुरू होता है मानव के जीवन में। बस्तियों का विकास हो, चाहे कृषि का आगमन हो, पहिए का आविष्कार हो, गर्तावास जैसे बनाया इन्होंने, हड्डियों के औजार, ये सारी चीज़ें, हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ से। कहाँ से? चिरांद से, जो कि कहाँ पड़ता है, जो आज का बिहार है हमारा, वहाँ पे। अच्छा, मछली पकड़ना और शिकार जो है, ये तो शिकार तो चला ही आ रहा था, मछली पालन या मछली का शिकार जो है, मछली पकड़ना भी यहाँ से ये लोग शुरू करते हैं जो है, मछली पकड़ना, शिकार भी है जो है। तो ये सारी चीज़ें देखी हमने। मेघालय की जो गारो खासी पहाड़ी है उत्तर पूर्व में, वहाँ से भी ये सारी चीज़ें मिली हैं हमको जो है, वो चाहे औजार हों या हड्डियों के औजार वगैरह जो है, ये सब भी। और दक्षिण भारत में हम लोग चलेंगे तो गोदावरी के दक्षिण का हिस्सा है जो है, वो मुख्यतः नवपाषाण कालीन स्थल बहुत सारे वहाँ से मिले हैं। और इसमें सिलवट्टे का प्रयोग भी शुरू हो जाता है। एक चीज़ और हम लोगों को देखनी है, सिलवट्टा। सिलवट्टा का मतलब होता है जो पीसने के काम आता है, मसाले वगैरह पीसते हैं, चटनी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है, आजकल तो मिक्सी चल गई है। सिलवट्टे गांव में अभी भी इनका बढ़िया उपयोग होता है, सिलवट्टे का प्रयोग। ये भी आपका नवपाषाण काल से शुरू हो जाता है। ये इसका काम था मेन, पीसने का, अनाज पीसना, गेहूं का जो है आटा बनाना वगैरह, यहाँ से जो इन सारी चीज़ों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। सिलबट्टे का प्रयोग भी नवपाषाण काल से शुरू हो जाता है। अच्छा, तो कृषि हो गया, और जब कृषि करना शुरू कर दिया तो क्या हुआ, उत्पादन शुरू हो गया इनके पास में। तो अभी तक क्या था, खाने की खोज में ये लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे जो है, जानवरों को मारना, और जो फल वगैरह हैं उनको तोड़ना, खाना जो है, एक जगह से जब ख़त्म हो जाए सारी चीज़ें, दूसरी जगह जो है तो एक खाना बदोश जीवन जीते थे। लेकिन यहाँ से एक सबसे अच्छा जो
कह लीजिए कि परिवर्तन आया, वो आया कि आपका स्थायी आवास बना के रहने का जो है, स्थायी आवास स्थायी आवास बनाकर रहना। खाने के लिए पर्याप्त अन्न उपजाने लगे ये लोग, और अधिशेष भी होना शुरू हो गया, अगर अपना जमा करके भी रख लिया मान लो, तो फिर क्यों भटकना है वहाँ जो है, तो सोचा कि चलो एक जगह ही स्थायी रूप से रहते हैं। बस्तियों का विकास भी यहीं से शुरू हो जाएगा, ग्रामीण बस्तियों का विकास। ग्रामीण बस्तियों का विकास नवपाषाण काल की ही देन मानी जाती है। और सबसे पुराने कृषक हैं ही ये लोग। रागी वगैरह जो है, गेहूं जो ये सब उपजाते थे, जो है खेती इन सब की करते थे ये लोग। कपास, कच्ची ईंटों के घरों में रहना शुरू किया इन्होंने, स्थायी आवास बनाया, लेकिन ये कच्ची ईंटों के थे जो है। कच्ची ईंटों के घर बनाकर रहने लगे ये लोग। जब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो है जानना हम लोगों को चाहिए जो है, जैसे कि अभी तक जो माना जाता था कि जो प्राचीनतम साक्ष्य वाला जो स्थल है कृषि के लिए, वो मेहरगढ़ मानते थे जो है, जो कि 7000 ईसा पूर्व का माना गया है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मानते थे, वो मानते थे कोल्डी हवा। लेकिन जो नवीन जो खोजें हुई हैं उसमें लोहरा देव को प्राचीनतम जो है, प्राचीनतम कृषि स्थल जो है लोहरा देव को माना गया है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है जो है, लोहरा देव। जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक का है। तो कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में जाते हो, प्रश्न पूछा जाता है कि जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल है वो कौन सा है, तो आपको टिक लगाना है लोहरा देव पे, ठीक। ना कि अगर लोहरा देव नहीं है जो है, तब फिर हम लोग मेहरगढ़ मेहरगढ़ लगाएंगे, जो कि 7000 का 7000 ईसा पूर्व का माना गया है जो है। और कोल्डी हवा भी है, जो कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कोल्डी हवा। प्राचीनतम ये माना गया है 6500 ईसा पूर्व का जो है, जहाँ से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो है। अगर ऑप्शन में ये होता है तो यही लगाएंगे, बाकी ये नहीं है तो इस क्रम में हम लोग को देखना है। चावल पूछा जाएगा तो कोल्डी हवा है ये। तो ये था जो प्रागैतिहासिक काल का जो है, उसको हम लोग देखे हैं। 2-3 चीज़ें और इसमें हैं जो हम लोग को देखना है, पूछा जाता वनडे एग्जाम वगैरह में भी बहुत सारे पीसीएस में। इतिहास का जनक, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, हेरोडोटस को बोलते हैं इतिहास का जनक, हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की जो है? सर्वप्रथम
जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, इस सभ्यता की खोज, पाषाणकालीन सभ्यता की खोज। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की थी, और ये 1863 ईस्वी में किया हुआ है। खोज कब की है? 1863 ईस्वी सन। पुरातत्व का पिता, पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हीं ने सर्वप्रथम जो खुदाई की पहल की थी जो है, तो इससे तमाम सभ्यताओं का जो है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह हम लोग देखेंगे आगे जो है, तो इसलिए इनको पुरातत्व का पिता कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है। तो ये प्राचीन भारत का जो पाषाणकालीन इतिहास था वो हम लोगों ने देखा है जो है। हम लोग चलेंगे इसके दूसरे कालखंड पे जो है। दूसरा, ये पाषाण काल हो गया है, हम लोग देखेंगे ताम पाषाण काल को जो है। ठीक, ताम पाषाण काल। अच्छा, इस युग में जो है तांबे की खोज की गई। सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग, इसीलिए इसका नाम जो है ताम पाषाण काल रखा गया है। पाषाण तो चल ही रहा था, क्योंकि पत्थरों का प्रयोग हो रहा था, इसमें एक धातु जो है तांबा आके जो है लोग प्रयोग करना शुरू करते हैं। तांबे की खोज भी होती है, उसी का प्रयोग भी लोग शुरू करते हैं जो है। पहले खोज, उसके बाद प्रयोग। तो इसका जो नामकरण इस आधार पर किया गया है कि तांबे का प्रयोग शुरू होता है, ताम पाषाण काल जो है नाम रखा गया है इसका। इसका जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो क्या है जो है, इसमें अलग अलग है। जो वैसे मानते तो हैं इसको, जो भारतीय संदर्भ में पढ़ते हैं हम लोग इतिहास, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद रखा गया है इसको। लेकिन वैसे और इतिहास का जो पढ़ने का जो उससे जाओगे क्रम में जो है, तिथि क्रम में जाओगे तो ये पहले आता है जो है, जो 3300 के बाद लगभग इसको रखा गया है जो है। तो बड़ा कन्फ्यूजन है इसके काल निर्धारण में जो है। तो क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसको जो बताया गया है वो सिंधु घाटी के बाद ही बताया गया है जो है, लेकिन हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, इस समय जो क्या हुआ कि वो ग्रामीण समुदाय बना के रहना शुरू कर देते हैं। नवपाषाण काल में देख लिया, उसके ही आगे की कहानी है अभी ये। तो ग्रामीण बस्तियों का प्रचुर मात्रा में विकास होता है। ग्रामीण बस्तियों का विकास।
ग्रामीण बस्तियों का विकास ताम्रपाषाण काल में बहुतायत में उपमहाद्वीप के लगभग सारे उपमहाद्वीप में आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है। और तांबे का प्रयोग भी शुरू हो ही जाता है, इसीलिए हम लोग तांबे को बहुत पवित्र धातु मानते हैं। आज भी तांबे को जो कुछ भी पूजा वगैरह करते हैं तो उसको तांबे का ही लोटा वगैरह उसका उपयोग करते हैं, इसी कारण, क्योंकि बहुत प्राचीन है ये, सर्वप्रथम इसका ही उपयोग किया गया। इस आधार प्राचीनता के आधार पर ही इसको पवित्र मानते हैं हम लोग जो है। वर्तमान काल में भी हम लोग चलेंगे कि इसके जो स्थल हैं जो है, जो बस्तियां पाई गई हैं ताम्रपाषाण काल में, वो कहाँ कहाँ से मिली हैं वो देखेंगे जो है। बस्तियों का क्रम, इसकी बस्तियों का जो विकास हुआ है वो किन किन क्षेत्रों में पाई गई हैं। तो मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं इसमें जो है। पहला तो हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, और मध्य प्रदेश का जो है आपका पश्चिमी भाग, और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी हिस्सा है जो है, यहाँ से जो है बस्तियाँ पाई गई हैं। कुछ बस्तियों के अवशेष जो है पूरी भारत में भी मिले हैं, दक्षिण पूर्वी भारत में, जहाँ तुम्हारा बंगाल हो गया और बिहार जो है, तो बेसिकली 4 हो जाएंगे ये, लेकिन जो मुख्य स्थल हैं वो 3 ही हैं जो है। तो हम लोग देखेंगे पहले दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कौन कौन से मिले हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ से जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो देखेंगे। उसके बाद हमको मिला हुआ है मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है जो है, मध्य प्रदेश पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, और महाराष्ट्र जो है, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र से जो है बहुत सारे जो ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां मिली हैं, इनाम गांव, दैमाबाद, पुणे, पुणे के अंदर हैं जो है मेनली, पुणे और अहमदनगर, ये 2 जो आज के वर्तमान ज़िले हैं, इनके अंदर ही वो सारे स्थल जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं वो देखेंगे। और मध्य प्रदेश में भी है कायथा, एरण, नवदा टोली, और राजस्थान का जो है वहाँ से भी हम लोग को मिले हैं अहाड़ और गिलुंद। पहला हमारा अहाड़ और गिलुंद, ये हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान से जो ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल मिले हैं वो हैं 2 मुख्यतः। और महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश का जो भाग है वहाँ से मालवा, कायथा, एरण, नवदा टोली भी है एक, नवदा टोली, ये जो 3-4 स्थल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। और जो महाराष्ट्र का है, यहाँ बहुत सारी बस्तियों का उत्खनन में प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी बस्तियाँ हैं। सबसे अधिक उत्खनन नहीं हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल के, महाराष्ट्र में ही हुए हैं जो है। सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो महाराष्ट्र से ही मिले हैं हमको। उसमें जो सबसे पहला हम लोग देखेंगे अहमदनगर में, जो आज का अहमदनगर ज़िला है, अहमदनगर, यहाँ जो ग्रामीण बस्तियाँ मिली हैं वो कौन कौन सी हैं। जोरवे, निवासा, दैमाबाद, जोरवे, निवासा, दैमाबाद। पुणे से जो मिली हैं वो उनके क्या नाम हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार।
पुणे से जो नवपाषाणकालीन स्थल खोजे गए हैं उनके क्या नाम हैं? चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव जो है। प्रकाश और नासिक, ये तो अलग है, प्रकाश नासिक, इसमें 3 ही हैं। चंदौली, इनाम गांव, सोनेगांव। सोने प्रकाश और नासिक। सर्वाधिक स्थल जो हैं वो पश्चिमी महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुए हैं हमारे, और दक्षिण पूर्वी भारत, ये भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं हैं, 2 ही 3 स्थल हैं। दक्षिण पूर्वी भारत, इसमें जो हमको मिला है बिहार। बिहार में हमारा कौन सा है? चिरांद। और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है जो है वो है बीरभूम। बीरभूम जिला पड़ता है अभी भी जो है, बीरभूम जिले में कुछ मिली हुई हैं जो है। तो अब लोग इनके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे जो है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अहाड़ जो है, अहाड़ का एक दूसरा नाम है ताम्रवती। यहाँ तांबे की खानें पाई गई हैं, बहुत पर्याप्त मात्रा में तांबा यहाँ पे मिला हुआ है, तो इसको अहाड़ को जो है ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। जो गिलुंद यहाँ पे था ना, गिलुंद इस सभ्यता का केंद्र था जो है, जो ताम्रपाषाण कालीन जो राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें जो मुख्य केंद्र कौन सा था, वो गिलुंद था जो है मुख्य केंद्र। तो केंद्रीय स्थल जो है गिलुंद यहाँ से प्राप्त हुआ है हमको, अहाड़ और गिलुंद। तो अहाड़ से तांबे की खानें मिली हैं। खेतरी, खेतरी एक जगह है यहाँ पे जो है, खेतरी से भी जो है अहाड़ के पास ही है जो कि, और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान वाला हिस्सा है वो पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं, बहुत सारे बर्तन जो है तांबे के मिले हैं, तांबे के औजार बहुत सारे मिले हैं, चूड़ियाँ तांबे की, चादरें, चूड़ियाँ चादरें कुल्हाड़ियाँ ही बहुत सारी मिली हैं जो है, वो पक्की ईंटों के साक्ष्य जो है। चलो हम लोग देखते हैं आगे। गिलुंद से जो मिला है, क्या क्या मिला वो सबसे पहला तो अभी क्या था, जो नवपाषाण काल था उसमें जो बस्तियां बना के लोग रह रहे थे, वो कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल में उनको पकाना शुरू कर देते हैं, पकी ईंटों के साक्ष्य। ठीक, पक्की ईंटों के साक्ष्य, तांबे की चूड़ियाँ, तब तांबे की चूड़ियाँ, चादरें, कुल्हाड़ियाँ, ये सब जो है, जो गिलुंद मुख्य केंद्र है राजस्थान वाले हिस्से का, वहाँ से हमको प्राप्त हुआ है। और पत्थर के घर भी प्राप्त हुए हैं यहाँ से, पत्थर के घर।
पकी ईंटों प्लस पत्थर के घरों के साक्ष्य भी मिले हैं हमको यहाँ से गिलोंद से। ठीक है, हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश वाला रीजन है, कायथा, एरण और मालवा, कायथा, एरण और तुम्हारा नवदा टोली जो है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसको देखते हैं जो है। तो अच्छा, जो मालवा संस्कृति में जो प्राप्त हुए हैं वो मृदभांड बहुत अच्छे मृदभांड मिले हैं जो है, उत्कृष्ट मृदभांड जो है मालवा से। मालवा स्थल जो है हमारा मध्य प्रदेश में। उत्कृष्टतम मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहाँ से। चरखे, तकलियाँ, चरखा जो है, जो गांधी जी प्रयोग करते थे, चरखे, तकलियाँ, मतलब धागा बनाने का काम ये लोग सीख चुके थे अब तक। चरखे तकलियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि तो मृदभांड बहुत अच्छे पाए गए हैं यहाँ पे। और चरखे तकलियाँ मतलब धागा बनाना ये लोग जानते थे जो है। कायथा, एरण जो है, जो यहाँ के स्थल हैं, कायथा, एरण, कायथा एरण हैं जो एक किलाबंद हैं। किलाबंद मिले हैं, ये किलाबंद पाए गए, अर्थात क्या ऐसे होता है, ये मतलब धनी लोगों की बस्ती रही होगी जो है, क्योंकि बहुत भव्य इमारतें, अब कहें कि जो जनरली जो मकान मिले हैं अन्य जगहों पे, इन्हीं जो जो दो बस्तियों के जो मकान हैं वो थोड़ा सा बड़े हैं जो है, ज़्यादा कमरों वाले मकान हैं जो है। आगे देखेंगे इनाम गांव में भी ऐसे कुछ मिला है जो है। तो ये बताता है कि सामाजिक असमानता इस समय थी जो है, कुछ लोगों के पास जो है धन ज़्यादा रहा होगा तो उन्होंने अपना बड़ा मकान बनवाया अपने रहने के लिए जो है। तो ये किलाबंद जो है दोनों मिले हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी, कि कोई चोरी न कर ले जाए, तो ये दर्शाता है असमानता को यहाँ पे। अब चलेंगे हम लोग पश्चिमी महाराष्ट्र वाला जो हिस्सा है, जहाँ सर्वाधिक जो है उत्खनन हुए हैं। ये तो हमारा मालवा और कायथा एरण वाला हो गया। नवदा टोली से तकलियाँ और ये सब भी मिले हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो स्थल जो हुए हैं वो तुम्हारा अहमदनगर है। अहमदनगर में देखे थे हम लोग, जोरबे, निवासा, दैमाबाद प्राप्त हुआ था। और जो पुणे था उसमें चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव जो है, और नासिक, और आपका प्रकाश भी एक स्थल जो है वहाँ से प्राप्त हुआ था हमको। तो जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में जो है, इन सबको जो है जोरबे संस्कृति कहलाती है। ये क्या बोलते हैं? जोरबे संस्कृति, इन सभी स्थलों को जोरबे संस्कृति ही कहते हैं जो है, जितने भी स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो कि जो गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, जोरबे स्थल था ना, जो जोरबे, ये जोरबे स्थल था जो प्रवरा नदी के किनारे
गोदावरी की सहायक है ये, गोदावरी की सहायक नदी। उसके किनारे जो है जोरवे स्थल मिला है। इसी के नाम पे जितने भी ये स्थल उत्खनन हुए हैं या प्राप्त हुए हैं उन सभी को जोरवे संस्कृति ही कहते हैं जो है। अच्छा, दैमाबाद से जो मिला है वो देखने लायक है। दैमाबाद, दैमाबाद तो इनाम गांव, ये दो मुख्य स्थल हैं यहाँ के जो है। दैमाबाद से जो है प्राप्त जो हुआ है वो कांसे की वस्तुएं मिली हैं भारी मात्रा में यहाँ से। कांसे की वस्तुएं, गैंडा, हाथी और रथ चलाते हुए आदमी, मनुष्य जो है भैंसा, दैमाबाद से जो प्राप्त हुआ है। क्या मिला? बहुतायत, बहुतायत में कांसे कांसे की वस्तुएं, भैंसा, गैंडा और रथ चलाता, रथ चलाते हुए मनुष्य, मनुष्य की आकृति। ठीक, ये सब यहाँ से तैमाबाद से हमको मिला हुआ है जो है। अच्छा, इनाम गांव जो है, इनाम गांव से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से भी किलाबंद बस्ती मिली है। इनाम गांव से 5-6 कमरे के मकान मिले हुए हैं, किलेबंद हैं जो कि, तो ये भी संपन्न लोग रहे होंगे इसमें जो है। तो अच्छा, किलाबंद बस्ती है और ये साथ में घिरी हुई है चारों ओर से, जैसे मकान बीच में है, चारों ओर से खाई से घेरा गया है इसको। खाई, खाई से घिरी हुई, सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको चारों ओर गहरा गड्ढा बना के उसमें घेर दिया गया है। तो ये हमारे सारे स्थल हो गए थे जो है ताम्रपाषाण कालीन जो है। हम लोग देखेंगे इसका जो है महत्व क्या है जो है, इस संस्कृति का क्या महत्व रहा होगा जो है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी चीज़ें वहाँ से मिली हुई हैं उसका क्या महत्व है जो है। तो सबसे पहले तो यहाँ मृदभांड मिले हैं, काले व लाल जो है मृदभांड जो है। महत्व, सबसे पहले मृदभांड मिले यहाँ पे। काले व लाल मृदभांड, मृदभांड प्राप्त हुए हैं यहाँ से, चित्रित हैं जो कि काले और लाल चित्रित हैं ये जो है। चित्रित मृदभांड हैं जो है। थाली, तस्तरी, लोटा वगैरह ये सब मृदभांडों में मतलब मिला हुआ है। इसमें मिट्टी के हैं जो काले लाल मृदभांड, थाली, तस्तरी, लोटा इत्यादि, ये सारे मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और संपूर्ण भारत में से बताया कि लगभग संपूर्ण भारत से ही जो ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ हम लोगों को प्राप्त हुई हैं जो है। तो इस समय मतलब ग्रामीण सभ्यता का विकास जो है लगभग हो चुका है पूरे उपमहाद्वीप में जो है। और
जो कायथा, एरण और इनाम गांव है, यहाँ से किलेबंद बस्तियाँ मिली हैं। देखो इनाम गांव से भी मिली है, कायथा एरण से भी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, वहाँ से भी जो है किलेबंद बस्तियाँ मिली हैं, जो दर्शाता है कि यहाँ पे असमानता रही होगी जो है, क्योंकि सामान्यतः एक एक कमरे के मकान मिले हुए हैं, लेकिन ये जो बस्तियाँ हैं, तीन जो जगह मिले हैं, इसमें बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं हमको। और शव संस्कार की विधियाँ भी जो है अलग अलग हैं जो है, जैसे कि हम लोग देखेंगे दक्षिणी भारत में जो शव दफनाते थे वो पूरा पश्चिम दिशा में। दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत में पूरा पश्चिम दिशा में। तो दक्षिणी भारत में जो दफनाने के जो मिले हैं साक्ष्य, उत्खनन में साक्ष्य जो मिले हैं, उसमें जो सर और पैर था ना, जो मृतक का जो है, वो पूरा पश्चिम दिशा में करते थे। और पश्चिमी भारत में जो मिले हैं साक्ष्य, इनका उत्तर दक्षिण होता था। उत्तर दक्षिण, ये दो विधियां जो है संस्कार अंतिम संस्कार में प्रचलित थी जो है, उत्तर दक्षिण दिशा। तो संस्कार की विधियां ये जो है प्राप्त हुई हैं नवपाषाण कालीन स्थलों से जो है। कमियां भी बहुत सारी थीं, जैसे कमियों में ये लोग जो है पशुओं का उपयोग केवल मांस के लिए करते थे, ये लोग जो है पशुओं का प्रयोग मांस हेतु, उनसे दूध निकालना, दूध दही, इस तरह का इनका जो है प्रयोग नहीं मतलब कर पाया, नहीं जानते थे जो है। और आज भी बहुत सारे रीजन में जो पशुओं का दूध नहीं दोते हैं, जैसे गौंड समाज है हमारे यहाँ पे, तो गौंड मानते हैं कि जो इनके बच्चों का जो दूध बच्चों के लिए है, जो पशुओं का दूध है जो है, वो नहीं दोते हैं आज भी जो है, आज ही प्रचलन में है भारत में जो है। और ज़मीन खोदने के लिए डंडों का प्रयोग करते थे, जो फावड़ा या हल नहीं था उस समय, तो जो तांबे के जो हुआ करते थे डंडे, जो उससे ये जो है कृषि उतनी अच्छी नहीं कर पाए जितना इनको आज के समय में होती है कृषि जो है। तो कृषियों में भी मुख्यतः जो है झूम कृषि कर पाते थे ये लोग। झूम कृषि क्यों? क्योंकि फावड़े या हल का प्रयोग नहीं होता था, नहीं सीख पाए ये लोग अभी तक, हल का प्रयोग नहीं करते थे। और इनाम गांव और मालबाग, तो वहाँ जो बस्तियाँ मिली हैं वो जो है किलेबंद हैं, तो असमानता को दर्शाते हैं कि इस समय असमानता भी व्यापक रही होगी। और कंगन मिले हैं बहुत सारे, जैसे कायथा से 29 कंगन मिले हैं एक ही घर से जो है, तो दर्शाता है कि वो भी संपन्न लोग रहे होंगे जो है। कई जगह बच्चों को जो दफनाने के क्रम में बहुत सारे तांबे के जो उनके गले में कंठहार वगैरह जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये सारा जो हम लोगों ने देखा पूरा कि ताम्रपाषाण काल का जो है क्या क्या प्राप्त हुआ है, कहाँ से जो है, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, इसके आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।